Hello, good evening dear all of you students. Welcome back your आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म. आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी. हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के दृष्टिकोण से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं. पेपर 1 में हम लोग अभी चल रहे हैं कम्युनिकेशन की यूनिट पर. कम्युनिकेशन को अब हम खत्म करने की ओर बढ़ चुके हैं. लगभग 2 या 3 क्लासों में या सिर्फ 2 ही क्लासों में कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं. ये आप निश्चित रहिए. देखिए कम्युनिकेशन में हमने अब अपना मैक्सिमम जो अपना समझने वाला जो एरिया था, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जिसको आप कह सकते थे, वो पार्ट हम समाप्त कर चुके हैं. अब हम कम्युनिकेशन में एक नए अध्याय की ओर बढ़ेंगे जिसे आप कहते हैं जनसंचार या मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन क्या होता है, अच्छे विस्तार से एक चीज को बड़े डिटेल से जैसे हम बाकी चीजों को पढ़ते हैं वैसे ही इन सब चीजों को भी समझेंगे. तो जो पहली बार आदेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर स्विच किए हैं तो सबसे पहले आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचा दीजिए जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते या पेड कोर्स सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उन तक आदेश पाठशाला को पहुंचाइए और अपने आदेश पाठशाला प्रेम को भी ग्रो करवाने में अपनी भूमिका निभाइएगा. चलिए बिना किसी ज्यादा देर के सीधे चलते हैं अपन पढ़ाई की ओर. अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, तो मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन का देख चुके हैं. जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है लगभग 8 क्लासों में, सभी के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए गए, तो आप जाइए वो नोट्स भी डाउनलोड कीजिए. वैसे मैक्सिमम चीजें तो हम लिखते ही हैं, लगभग 95-96% चीजें हम नोट करते हैं जो भी महत्वपूर्ण होती है. पर नोट्स में क्या होता है, मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, बायलिंगुअल लिख देता हूँ. वहां पर दोनों को हिंदी इंग्लिश में बना दिए जाते हैं दोनों फॉर्मेट में, तो आपको चीजें और अच्छे से वहां समझ में आ जाती है. क्लियर? कुछ नहीं पढ़ना, फिर बता दे रहा हूँ, कोई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, उसे वही करना है. कोई भी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बुक से कवर हो भी नहीं पाएगा, इतना बस याद रखिएगा. तो आज हम पढ़ने वाले मास कम्युनिकेशन. क्या पढ़ने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों? मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन में आज हम पहले आप लिखिए सबसे पहले जनसंचार या मास कम्युनिकेशन. जन संचार, इसको अपन बोलते हैं अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन. मास यानी कि बड़े लेवल पर, ठीक है, आसान भाषा में कह सकते हैं मास यानी कि बहुत बड़े लेवल पर जब संचार होता है उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन कहा जाता है. ये होता है क्या, देखिए मास कम्युनिकेशन से पहले मैं आपको कुछ एक चीज समझा देता हूं. पहले हम पढ़ते हैं 7C में एक कॉन्सेप्ट चलता है 7C ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, 7C कम्युनिकेशन के 7C में आपको पहले समझा देता हूं. ठीक है, ऐसे कैसे डायग्राम बना लेना, एक एक पॉइंट नोट कर डिस्कस कर लेंगे क्या क्या चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है. देखिए सबसे पहले जो 7C का एक आधार है, इसमें होना चाहिए स्पष्टता. स्पष्टता यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लियरिटी. आपके संचार में स्पष्टता कितनी है, आपके संचार में चाहे वो शाब्दिक स्पष्टता हो, किस आपकी जो मैसेज की उसमें जितनी अधिक स्पष्टता होगी उतना आपका संचार कुशलता पूर्वक या इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा. ठीक है, भाषा एकदम स्पष्ट होना चाहिए, सामने वाले जो आपका रिसीवर है, जो जनता है, उनको समझ में आ जाए, जिनको आप वह मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं उस व्यक्ति तक क्लियर, स्पष्ट, आसान, सरल शब्दों में उसको समझ में आ जाए. यही है संदेश की स्पष्टता, जो है आपकी पहली पहचान, इसको आप कह लीजिए. दूसरी होती है शुद्धता यानी कि करेक्टनेस. क्या होती है विद्यार्थियों? शुद्धता. ये भी लगभग ऊपर वाले से मिलता जुलता ही है, परंतु इसमें थोड़ी चीज और इसमें बात करी गई, तो वो हम देख लेते हैं. देखिए किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए, यही शुद्धता है. जिस फॉर्म में, जिस उद्देश्य के साथ, जिन तथ्यों के साथ, जिन विचार के साथ, जिन भावनाओं के साथ आप जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं वह उसी फॉर्म में शुद्ध रूप में पहुंच जाए, किसी बाधा बिना किसी बाधा के, बिना किसी अस्पष्टता के. वही आपके संदेश की शुद्धता यानी कि एक 7C में से क्लैरिटी, करेक्टनेस, ये सारी की चीजें आप में इसमें आती हैं. ठीक है, गलतियां ना हो,
क्योंकि गलती जब होती है, जब गलत संदेश जब जाता है तो अविश्वास की कमी आती है। संदेश ऐसा होना चाहिए जहां विश्वास बना रहा है। तो ये चीज बताती, शुद्धता आपको बताती है। नेक्स्ट, फिर आप इसमें लिखिए कॉन्शियसनेस, ये संक्षिप्तता। अब देखिए ये क्या है साहब, इसको समझ लेंगे। संक्षिप्तता या कंसिस्टेंस, देखो संदेश बहुत ज्यादा ब्रॉड बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो कुछ संदेश बड़े चलते हैं, अब हमारी क्लास 1 घंटे की चलती है, लेकिन हमारा उद्देश्य बड़ा है, हमारे इस मैसेज का उद्देश्य बड़ा है ना। हम चाहे तो 2 घंटे में भी समझ सकते हैं, हम चाहे तो 3 घंटे में। जब हम आईएएस की क्लासेस करते थे हम लोग 3-3 घंटे बैठे रहते थे, क्यों? उद्देश्य बड़ा था वहां पे। वहां भी टीचर और स्टूडेंट के बीच संवाद हो रहा है, लेकिन 3 घंटे का संदेश चल रहा है, 3 घंटे तक कम्युनिकेट कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ 1 घंटे का पढ़ा रहे हैं, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, सिलेबस का आधार हम कह सकते हैं, वहां सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, यहाँ थोड़ा सा कम सिलेबस, लेकिन दोनों ही एग्जाम सेंटर के एग्जाम और टफ एग्जाम है, टॉप 10 में आते हैं आपके इंडिया में ये एग्जाम, यूजीसी नेट हो चाहे यूपीएससी हो। यह बात है संक्षिप्तता की, यानी जब सामान्यतः किसी से बात करते हैं, जब अपना किसी आप मैसेज सर्कुलेट करना चाहते हैं तो उसको टुकड़ों में बांट कर भी हम बात करें, बहुत ज्यादा फैलाते हुए उसको छोटा और सारगर्भित यानी मीनिंगफुल होना चाहिए आपका मैसेज, छोटा होना चाहिए। आपको जो भी समझ में आ रहा ना वो एग्जाम्पल नोट कर लिया करें, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है हमको। छोटा होना चाहिए, क्लियर, सारगर्भित यानी कि मीनिंगफुल होना चाहिए, ये इसमें बात आपसे कही गई है। ठीक है, यानी कि अनावश्यक शब्दों का बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। दोहराव से क्या होगा, संदेश का आकार बढ़ेगा, सामने वाले की उतना समय देना पड़ेगा, वो बोर हो सकता है, वो रुचि, जब रिसीवर ही आपके मैसेज सेंडर के मैसेज में रुचि नहीं लेगा तो वह संदेश एक अच्छा संदेश यानी कि इफेक्टिव संदेश हम कह सकते हैं उसको, ऑब्वियसली नहीं कह सकते। इसलिए संदेश में ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। क्लियर, चलिए जब आप किसी नए व्यक्ति से जाए ना मिलने, कुछ ऑफिशियल, तो इन सब चीजों की अपने वार्तालाप में विशेष ध्यान रखें। ये व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ये यूनिट हमारे लिए, क्योंकि हम अब ऑफिशियल बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे आप किसी भी सेक्टर में जाकर का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में जब आप जाएंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर। अब एक हम बात करें कंप्लीटनेस, 4 हो गए ना हमारे पास। कौन सा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? कंप्लीटनेस यानी कि पूर्णता। अब देखो ये भी लगभग इसका थोड़ा सा विपरीत बनेगा। कैसे? ये कहता है संचार पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। मान लो मैं कोई, जैसे कि हम अभी 7C में आपको समझा रहा हूं, अब 7C में से मैंने 4 समझा दिए, 3 रह गए, तो क्या ये संदेश पूर्ण हुआ मेरा? आप कहोगे सर नहीं हुआ। तो इसमें यही बात की जा रही है, आप जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहे हैं उस मैसेज में पूर्णता यानी कंप्लीटनेस होना चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारी, विचार, भावनाएं, संदेश उसमें होना ही चाहिए। ऐसा नहीं आप संदेश दे दिए। एक अनौपचारिक वार्ताओं में क्या करते हैं हम, जब अपने किसी फ्रेंड से या पीयर ग्रुप से जाकर मिलते हैं, हमारा जो पीयर ग्रुप होता है, तो वहां औपचारिकता ही नहीं होती, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है आपका, वहां फॉर्मेलिटी ज्यादा महत्व नहीं रखती। तो वहां आपको कुछ भी मुंह में आ रहा है, आप अब्यूजिव वर्ड भी यूज कर लेते हो वहां पर, आप किसी को टोन भी मार देते हो, टोंट भी मार देते हो, लेकिन जब आप फॉर्मल किसी मैनेजर से बात करोगे तो आप सिर्फ उतना ही बात करोगे जितने आपकी आवश्यकता है, क्योंकि वो आपसे इतना बात नहीं करेगा। ये इस चीज में बताई गई है, पूर्णता होनी चाहिए आपके संदेश में, कंप्लीटनेस होना चाहिए, आपका संदेश अपूर्ण ना हो, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके संदेश में इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, फिर एक और आता है विचार, ये क्या कहता है? ये कहते हैं भाई इसमें ठोसपन होना चाहिए, संदेश कैसा हो? ठोस होना चाहिए। इसको इंग्लिश में आप नोट करेंगे कंसिस्टेंस, स्पष्टता, शुद्धता, क्लैरिटी, कंसिस्टेंस, कंप्लीटनेस, फिर आ जाएगा आपको यहाँ पे कंक्रीटनेस। ठीक है,
चलिए क्रम सही बन रहा है अपना, क्रम की आवश्यकता नहीं है। देखो लगभग वही इसी के जैसा मिलता जुलता है आपका, लेकिन इसको थोड़ा और इन्होंने जोर देकर कहा कि संदेश आपका जो होना चाहिए, ये सब तथ्य तो है ही, पूर्णता भी है, स्पष्टता भी, इसके साथ संदेश थोड़ा ठोस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप संदेश दिए जा रहे हो उसमें, या कह सकते हैं आप जैसे कि मैं जब हम पढ़ते हैं, हम अध्ययन करते हैं, तो मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स देता हूँ बीच बीच में, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अब एग्जांपल्स तो इनफॉर्मल हो जाता है, लेकिन उस इनफॉर्मल फैक्ट को, तथ्य को जब हम अपने फैक्ट के साथ मिक्स करते हैं तो वो चीजें समझ में आसानी से आ जाए। तो यही कह रहा है कि आपके तथ्यों में फैक्ट होना चाहिए, सॉरी आपके मैसेज में फैक्ट पर आधारित होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। और कह सकते हैं इसको आप एक मीनिंगफुल मैसेज आप जो भेजें, लगभग ही कुछ चीजें एक दूसरे से मिलेंगी, पर के तथ्यों पे आधारित होना चाहिए, स्पष्ट हो, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो मैसेज क्लियर होगा, तथ्यों पर आधारित होगा, वो मैसेज विश्वसनीय बनेगा, ठीक है। और जो अस्पष्टता होगी उसको वह कम करेगा, अनक्लियरिटी को भी कम कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको इतना? चलिए एक और लिखना है, एक आती है इसमें शिष्टाचार। कौन सा आता है मेरे विद्यार्थियों? शिष्टाचार। चलिए इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए। इंग्लिश में अपन शिष्टाचार को बोलते हैं COU, कोर्टेसी। चलिए ये क्या कहती है? अब ये देखो शिष्टाचार की हमें बात की जा रही है, यानी कि संचार में आपके कोर्टेसी ऐसी होना चाहिए, सामने वाले विद्यार्थी को आपसे बात करने में रुचि हो, यानी विनम्रता होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, सामने वाले को सम्मान की अभिव्यक्ति होना चाहिए आपके मैसेज में, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वह अच्छा है। अन्यथा क्या होगा, सामने वाला आपसे क्यों कम्युनिकेट करेगा, नहीं करेगा। तो संचार में ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई। अब मैं ही मान लीजिए, मैं ही आपसे यदि गलत तरीके से बात करूं तो ऑब्वियसली आपकी क्लास नहीं देखेंगे। बहुत सारे टीचर हैं, आप किसी से भी जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अब हो सकता है बहुत से धर्म के लोग देखते होंगे अब मेरी क्लासेस, अब मैं किसी एक धर्म को टारगेट करके यदि कुछ गलत बातें कहूंगा तो ऑब्वियसली मेरी छवि खराब होगी, सामने वाले की भावनाओं को ठेस पड़ेगी। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमको ये सब चीजें भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ आपको ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए। समझ में आ गया शिष्टाचार करते कैसे आप किस। लेकिन जब आप पीयर ग्रुप में बैठते हैं, जब फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, तो वहां ये शिष्टाचार नहीं चलता, वहां तो मजा ही तब आता है जब तक कि वो दो चार ना सुना दे, ठीक है। तो ये है आपका शिष्टाचार। फिर एक और आता है इसमें कंसिडरेशन। इसको अपन हिंदी में लिखिएगा विचारशीलता, ठीक है। ये ऐसा एक डायग्राम बना लो, बाकी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। इनकी एक जो डेफिनेशन सब दी है मेरे नोट्स में ना, ठीक है। चलिए कंसिडरेशन क्या होता है इसको समझ लें। देखिए विचारशीलता सीधी बात वही है जो हमने भी शिष्टाचार में बात की है। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाले की भावनाओं का, सामने वाले की जरूरतों का, उसे क्या आवश्यकता है, उसे क्या नीड है, उसे क्या पसंद है, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सामने वाले को खुद, जैसे कि हम किसी साइकोलॉजी के पास जाते हैं ना, तनावग्रस्त होते, डिप्रेशन में होते, सामने वाला सिर्फ आपको सुनता है। जो डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ हमको सुनते हैं, बोलते कम है, वो सिर्फ सुनते ज्यादा है, ताकि जो अंदर उसके भरा हुआ है जिससे वो रिलीज हो तो उसका मन शांत होगा। ठीक है ऐसी बात में, यानी कि आपको ऐसे विचारों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन यहाँ इसका मतलब वो नहीं कि आप कुछ भी कहोगे, नहीं। जब फ्रस्ट्रेशन आता है तो आदमी बहुत उटपटांग हरकतें भी करता है, वो सब नहीं करना है यहाँ पे। सामने वाले की जरूरत हो, उसकी भावनाओं को समझ के आपको संदेश करना है। तो ये 7 सी थे आपके, स्पष्टता, शुद्धता, संक्षिप्तता, पूर्णता, ठोसपन, शिष्टाचार, विचारशीलता। तो ये साथ के साथ जो 7 सी थे ये आपके कम्युनिकेशन की, में कभी भी डेफिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, कभी भी 4-5 पॉइंट दे दिए जाएंगे। तो आपको अब देखो इसमें अलग से कुछ नहीं है,
इतना याद रखना। लेकिन कभी पूछ लिया जाए तो आप इसके 7C में से कौन सा नहीं है तो इसे पूछ लेते हैं उसमें। तो इसको आप नोट कर लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। हरिओम। चले नेक्स्ट बढ़े आगे। मास कम्युनिकेशन क्या होती है साहब? मास कम्युनिकेशन देखिए, वह संचार जो बहुत ही बृहद यानी कि बिग लेवल पर एग्जीक्यूट करता है, अर्थात एक ऐसा संचार जिसके माध्यम से सूचनाएं, भावनाएं, इंफॉर्मेशन, जानकारी, तथ्य कई अलग अलग बड़े बड़े माध्यमों से दी जाती है। इसमें सांस्कृतिक भी आता है, कल्चरल भी आता है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, लिखते हुए चले क्या, रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। इंटरनेट की जब बात करते थे इसमें सारी चीज, सभी सोशल मीडिया इसी में आ जाते हैं फिर आपके, सोशल मीडिया, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ जाएगी आपकी, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ जाएंगे आपके, सभी के सभी इसी में। जब इंटरनेट की बात करूं तो सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें इसी में आ जाती हैं आपका, इत्यादि। मूवीज भी कह लीजिए, है ना, मूवीज कह लीजिए, या सिनेमा के नाम से आ जाए, मूवीज या सिनेमा कह लीजिए इसको, सिनेमा में सब आ जाएगा। आपके जो सीरियल वगैरह वो भी इसमें आ जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? एक बड़ी जनसंख्या तक संदेश को या जानकारी को अभी को पहुंचाना, ठीक है, बड़ी जनसंख्या तक, ठीक है, इसका टारगेट ही होती है बड़ी जनसंख्या। अब इसमें लाखों असंख्य लोग देख रहे हैं, गिनती नहीं हो पाती, ठीक है, असंख्य लोग देख रहे हैं, हो जाती है, उनके पास डिवाइस लगे रहते हैं, कितने व्यूज आते हैं आपने देखा ना, वीडियोस पे व्यूज दिखाते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 240 मिलियन, ठीक है। तो इस तरह के उनको व्यूजरशिप भी पता चल जाती है, हमारे पास कितनी व्यूअरशिप आ रही है। तो इसका उद्देश्य ये होता है बड़ी संख्या को टारगेट करना, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसी होगी? ये जानकारी भी हो सकती है, न्यूज के माध्यम से आपको नॉलेज भी मिलेगा। हमारी जो क्लास है, हमारे टारगेट क्या है? यूजीसी के बच्चे हैं, तो यूजीसी वाले विद्यार्थी इन सब इन क्लासों को देखेंगे। लेकिन जब कोई मनोरंजन वाली चीज, जब हनी सिंह का कोई गाना आएगा उसे कोई भी सुन सकता है, ऑब्वियसली भजन आएगा उससे कोई भी चीज सुन सकता है, धार्मिक चीजें आएगी उससे कोई भी चीज सुन सकता, उससे कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, क्लियर। कोई भी मनोरंजन कॉमेडी वीडियो आएगी उसे कोई भी देख सकता है। समझ में आ रहा ना आपको? तो इस तरीके से ये चीजें कार्य कर, जनसंचार हमारा कार्य करता है, ठीक है। कुछ डेफिनेशन दिए हैं, आप देख लेना उनको, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य क्या होता है? एक बड़ी जनसंख्या या जनसमूह, विस्तृत जनसमूह तक पहुंचना, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी में वाइड रीच, ठीक है, वाइड रीच ये होता है इसका पहुंचने का उद्देश्य भी यही होता है, मैक्सिमम लोगों को टारगेट करना, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, मैक्सिमम इसमें क्या चीज का यूज किया जाता है? टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ये बात में हम मानेंगे, ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। और क्या है? संदेश में एक एकरूपता मिलती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है ना, जनसंचार में एक सबसे बड़ी चीज आती है, ये मेनली वन वे कम्युनिकेशन पर ही फोकस होता है, वन वे कम्युनिकेशन। अब इसमें जो रिसीवर की जो भूमिका होती है वो बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि रिसीवर प्रत्यक्ष रूप से उसमें संवाद या एक्टिव नहीं रह सकता। आप कमेंट्स तो करते हो, आप फीडबैक देते हो, यूट्यूब पर देते हो, लेकिन आप टीवी पे जब कोई सिनेमा देख रहे हो वहां कैसे फीडबैक दोगे? आप कोई नेताजी आए हैं, लाखों लोग बैठे हैं उनको सुनने के लिए, मोदी जी की एक जनसभा है, मान लीजिए वहां लाखों लाखों लोग आए हैं, गांव गांव से बसों में भर भर कर बुलाए गए हैं। अब वहां कोई भी व्यक्ति कैसे मोदी जी को फीडबैक देगा कि मुझे आपके भाषण में ये कमियां लगी और ये अच्छाइयां? कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन कुछ इसलिए कहा जाता है इसको
ये एक वन वे कम्युनिकेशन के फॉर्म में होता है, परंतु इसमें ये फिर ऐसे आ जाए कि इसमें जो रिसीवर होता है, जो प्राप्त करता होता है, उसकी भूमिका बहुत ही न्यूनतम होती है, क्योंकि वो कमेंट के माध्यम से कुछ चीजों में जाके फीडबैक दे सकता है। अब न्यूज़पेपर घर पे आ रहा है, क्या फीडबैक दोगे आप पत्र लिख के फीडबैक जरूर दे सकते हो उसको कि साहब मैंने ये प्रॉब्लम है, आप उसको ईमेल कर दो, इस माध्यम से आप फीडबैक दे सकते हो, पर प्रत्यक्ष इसमें भूमिका रिसीवर की नहीं रहती। तो आप इसमें समझ लीजिए, जिसको अपन कह सकते हैं एक बड़ी लिख लीजिए, ऐसा कह सकते हैं, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे जो होता है आपका व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होता है, यानी कि प्रेक्षक और श्रोताओं के दर्शकों के बीच आमने सामने का संवाद या संपर्क नहीं होता। एक और चीज क्विक होता है और वाइड इम्पैक्ट इस पे पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे विद्यार्थियों आपको? माफी चाहूंगा, थोड़ा सा फिर से व्यवधान हुआ। हाँ, एक चीज आप इसमें लिखेंगे, क्विक एंड वाइड इम्पैक्ट। ठीक है, क्विक एंड वाइड इम्पैक्ट, इसका मतलब क्या है? तेज और व्यापक प्रभाव कह लीजिए आप इसको, यानी कि जनसंचार में या मास मीडिया के माध्यम से जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है ना, बहुत बड़े लोगों पर पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लोग इससे कम्युनिकेट करते तो अधिक लोगों को ये प्रभावित करती। क्विक होता है, तेज होता है, टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता लाखों लोगों तक पहुंचने में। आपके पास बस एक घर में टीवी होना चाहिए या मोबाइल फोन होना चाहिए, आपके पास उस मोबाइल फोन में इंटरनेट होना चाहिए, टीवी में कनेक्शन होना चाहिए, बस। आप किसी भी क्षेत्र में आपके पास नेटवर्क अच्छा मिलना चाहिए, आप सीधे संवाद कर सकते। मोदी जी दिल्ली में बैठे या विदेश में कहीं पर भी बैठे, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से कहीं भी उनको सुन सकते हैं, किसी भी न्यूज को हम कहीं भी देख सकते हैं, बहुत बड़े लेवल, एक ही न्यूज को करोड़ों अरबों लोग एक साथ देख लेते हैं। ये कैसे संभव हुआ? मास मीडिया से संभव हुआ, जब टेक्नोलॉजी उस लेवल पे बढ़ गई। मैंने बताई थी यहाँ पे लिमिटेड फीडबैक होता ही है। ठीक है, लिमिटेड फीडबैक, चलिए समझ में आ गए तो आपको। कुछ सीमाएं भी होती हैं इसकी, कुछ अफवाहें वगैरह भी, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन भी सर्कुलेट हो जाती है बहुत ज्यादा, यहाँ से अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती हैं। अभी किसी ने अफवाह फैला दी, टिकटॉक फिर से चालू होने वाला है, जबकि सरकार ने कोई ऐसा ऑफिशियल निर्णय लिया ही नहीं है। तो मिस इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से सर्कुलेट बहुत ज्यादा होती है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी व्यक्ति फैला सकता है। यहाँ पे मास कम्युनिकेशन में ये भी है बहुत बड़ी। अब किसी छोटे व्यक्ति, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही, टिकटॉक आ गया फिर से, कुछ छपरी लोग फिर से एक्टिव हो गए, टिकटॉक को ढूंढने लगे, प्ले स्टोर पर सर्च करने लगे। लेकिन सरकार ने कोई सरकार को फिर से बयान देना पड़ा कि हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो इस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है, अफवाहें भी फैल सकती हैं, इसका मिसयूज भी होता है धार्मिक उपद्रव फैलाने के लिए। जबकि लड़ाइयां इतनी होती नहीं, जितने भी धार्मिक दंगे होते हैं एक दो लोगों की साजिश होती है, शिकार उसमें बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ये सब के तो मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती है, भड़का दी जाती है चीजों को। और जब व्यक्ति कोई धार्मिक उन्माद फैलाता है तो उसको व्यक्ति पर्सनली अटैक मान के उसमें बहक जाता है। वो तथ्यों की समझ उतनी होती नहीं है, और उस समय उतना माइंड वो यूज करते नहीं कि पहले सत्यता की तो जांच कर ली जाए। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी व्यक्ति किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकता है, और ब्रेन वॉश के आधार पर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम आतंकियों के साथ यही किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये सारी चीजें? चलिए टाइप से देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से हमारे संचार इसमें होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, कुछ भी समझ सकते हैं। जो ऊपर लिखवाए तो मेन कुछ तो ऊपर यही है, मेन तो मैंने आपको एक ही लाइन में लिखवा दिए थे। अब इसको थोड़े अलग माध्यम से हम इसको एक एक करके समझ लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला होता है प्रिंट मास कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रिंट मीडिया क्या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला लिख लीजिए प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में आ जाएगा आपका न्यूज़पेपर, सबसे मेन आ जाएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर ये क्या होता है? छपाई इसमें अपने समाचार न्यूज़पेपर आ जाएगा, मैगजीन्स आ जाएंगी,
ठीक है। मैगजीन्स, पत्रिकाएं होती हैं, मैगजीन्स आ जाती हैं, ठीक है। जो कुछ जर्नल्स आ जाएंगे, बुक्स आ जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें जो भी आपको किताबों के फॉर्म में, लिखित फॉर्म में आप में जो भी मैसेज मिलेगा वो सब के सब आपका प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। इतना आप इसमें अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कुछ जर्नल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब आपके आ जाते हैं प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल है, ये अच्छे से रखना, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक आता ऑडियो विजुअल, ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मास कम्युनिकेशन ये क्या होता है, इसको हिंदी वाले लिखना चाहे तो लिख लीजिए श्रव्य एवं दृश्य, ठीक है। श्रव्य दृश्य, इसको प्रिंट को हम मुद्रित कहते हैं, छपाई कहते हैं इसको। ऑडियो विजुअल की जब बात करती है जिसमें आप आवाज सुन सकते हैं या जिसमें देख सकते हैं, जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों ही तरीके, जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। रेडियो, इसमें आप सुन सकते हैं, ठीक है। टीवी, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही तरह की फैसिलिटीज मिलती है। फिल्म हो गई, आपकी डॉक्यूमेंट्री हो गई, जितनी भी प्रकार के आपके जो भी संदेश आपके सामने आते हैं वो सब के सब आपके आते हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में, ठीक है। एक दो आपको पता है, इसके ज्यादा एग्जांपल में क्या लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया आपको। फिर होता है डिजिटल मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मास कम्युनिकेशन ये क्या होता है भैया, देख लेते हैं। अब डिजिटल मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप सीधे इंटरनेट पर जाएंगे, कुछ भी सर्च करेंगे गूगल बाबा से, गूगल बाबा या आपका आजकल एक चैट जीपीटी बाबा भी है, कुछ भी पूछोगे वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इस पे आप लिख सकते हैं चैट जीपीटी, इस पे आ जाएगा आपका चैट जीपीटी, लिख लीजिए। गूगल पे गूगल बाबा को लिख लीजिए आप इसमें पे मैंने गूगल बाबा ही लिख दिया। चलिए, गूगल बाबा हो गए आपके, जितने भी आपके इंटरनेट पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आप इसी में लिख सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। सभी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो सबके सब इसमें आपके डिजिटल मास कम्युनिकेशन पे, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म सभी इसी में आ जाएंगे, क्लियर। फिर एक होता है इसमें, अब आपको लगेगा सर ये कैसे होगा मास कम्युनिकेशन का आधा, जिसे हम बोलते हैं फोक, यानी लोक संगीत कह लीजिए आप, लेकिन यह लेकिन फोक मास कम्युनिकेशन, लोक जनसंचार, ठीक है। फोक मास कम्युनिकेशन ये क्या होता है सर, देखो ये तो आज के समय की चीजें है ना, ये तो 1500 से, जब 1500 ईस्वी में, जब 1500 कुछ में जब न्यूज़पेपर बना उसके बाद से ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। धीरे धीरे अब डेवलप सोशल मीडिया में पहुंचे, आज चैट जीपीटी हम 2024 25 23 में पहुंचे हैं लेकर। पर इससे पहले संवाद, इससे पहले कैसे मैसेज दिया जाता था, आपने अगर बुंदेलखंड में राई का नाम सुना है, एक नृत्य होता है, लोक नृत्य है राई, और भी अन्य अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में, राजस्थान में अलग चलता है, राजस्थानी लोक नृत्य होते हैं। दक्षिण में आप जाएंगे, महाराष्ट्र में भी आप जाएंगे तो मराठी में वहां कुछ लोक नृत्य है। उड़ीसा में जाएंगे वहां पर भी कुछ लोक नृत्य, बंगाल में मिलेंगे आपको लोक नृत्य, लोक संगीत। संगीत और नृत्य के माध्यम से मैसेज, यानी बड़े से बड़े लेवल को कम्युनिकेट, देखो यहाँ बात की जा रही है मास कम्युनिकेशन की, एक दो लोगों की बात नहीं हो रही। संगीत जब होता है तो हजारों लोग पहुंच जाते हैं, सैकड़ों लोग भी पहुंच जाते हैं। रामलीला का जब मंचन होता है तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, मंचन है ना। लोक नृत्य, इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको इसमें लोक, जैसे कि मैं लिख सकता हूं इसमें, जो भी आपकी पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत, नाट्य मतलब नाटक, ठीक है, इन सब का जो मंचन होता है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो कला ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये जनसंचार का एक शुरू से ही साधन रही, आज भी है। आप जाओगे, महिलाएं संगीत करती, संगीत के माध्यम से उनमें बहुत सारे मैसेज छुपे होते हैं, उन भजनों में कई सारे संदेश छुपे होते हैं, उनमें आराधनाएं होती, प्रार्थनाएं होती है, कई सारे मैसेज अपनी संस्कृति कल्चरल के बीच कम्युनिकेट हम करते हैं इस माध्यम से, ठीक है। इसलिए इनको फोक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। एक और अभी आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, एक आता है एडवर्टाइजिंग। क्या आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एडवर्टाइजिंग, यार इसमें ऑप्शन भी आता है। ये क्या होता है, सीधी बात से विज्ञापन से हम बात करेंगे।
इसी में हम एक चीज और लिख लीजिए, पब्लिक रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, विज्ञापन और जनसंपर्क आप इसके कह सकते हैं, पब्लिक रिलेशन होगा, सॉरी रिएक्शन तो, पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, चलिए ये क्या होता है, इसका यूज मेनली किया जाता है कमर्शियल यूज के लिए। किसके लिए किया जाता है इसका अच्छे से याद रख लेना, कमर्शियल, यानी कमर्शियल यूज में किया जाता है इस सब चीजों का। विज्ञापन, मान ली मुझे विज्ञापन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी, ऊपर मैंने जो भी लिखा है मैं किसी भी माध्यम से कर सकता हूँ। अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन, मेरी कोई कंपनी है, मान ली मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, इस प्रोडक्ट का मुझे विज्ञापन जब तक प्रचार नहीं होगा, जब तक बिकेगा नहीं, जब तक प्रचार नहीं तब तक व्यापार नहीं। तो मुझे एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगी, पब्लिक के साथ मतलब जनता के साथ मुझे संपर्क स्थापित करना पड़ेगी। कोई भी हमारे राजनीतिक मैसेज हो सकते हैं, वाणिज्य पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हम करते हैं, इसके हम बड़े बड़े आपने होल्डर बैनर देखे होंगे, सरकार पंपलेट कितने बनवाती है, कितने लगाती है, तो ये सब के सब आ जाते हैं आपके एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं, जनसंचार के कार्य, सूचनाओं को आदान प्रदान करना, एजुकेशन देना, एंटरटेनमेंट मनोरंजन करना, इस फिर होता है आपका क्या बोलते हैं आप इसको, सामाजिक आदान प्रदान, सामाजिक विचारों भावनाओं का आदान प्रदान, जनता सरकार तक पहुंचती है, सरकार जनता तक पहुंचती है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब ये मैं समझा रहा हूँ, नोट्स में दिए, आप चाहे तो नोट करते चले जल्दी जल्दी। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेट, यानी कि जनता का सरकार जब मत लेती है तो क्या करती है, ओपिनियन पोल। माय गवर्नमेंट ऐप आपने सुना होगा, ये माय गवर्नमेंट ऐप लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए साइड में कहीं भी। पूछा गया माय गवर्नमेंट ऐप, पूछा गया भाई साहब सरकार, ये पूछा गया माय गवर्नमेंट ऐप, अच्छे से याद रखना, गुड गवर्नेंस में आता है ना। माय गवर्नमेंट ऐप के बारे में पूछा गया प्रश्न, सरकार ओपिनियन मांगती है आप लोगों से, आप सबके पास माय गवर्नमेंट ऐप का डाउनलोड होना चाहिए, आपके पास एप्लीकेशन। सरकार आपसे विचार मांगती है, वहां क्विज चलाती है, बहुत सारी प्रतियोगिता उसमें चलती रहती है, आपसे विचार मांगे जाते हैं माय गवर्नमेंट ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन हो गया, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप में आती कार्यों में, क्या मास कम्युनिकेशन के कार्य होते हैं। ठीक है, अब इसके महत्व क्या क्या हो सकते हैं वो हम थोड़े से समझ लेते हैं, क्योंकि सिर्फ मास कम्युनिकेशन सिर्फ मनोरंजन तक या सूचनाओं के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं है। यहाँ बात जब मास की चल रही तो इसके उतने महत्व भी उतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके समझते हैं। ये मैं बोल के समझा दूं, बताइए आप। हाँ चल लिख लीजिए आप, है ना। एक होता है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ठीक है, अर्थात समझा देते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं है, आप लिखते चलिए, मैं बताते जाता हूँ एक एक पॉइंट में, आप नोट कर लीजिए। देखो, जनसंचार जो होता है ना, सरकार और जनता के बीच संवाद को सुदृढ़ करता है। सरकार अपनी बात, अपने लक्ष्य जनता तक पहुंचाती है, जनता उन संदेश पर अगर विश्वसनीयता होगी तो विश्वास किसी भी सरकार को जिता देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जन संस्कार के माध्यम से हम लोकतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। आपको सरकार की कोई पब्लिक पॉलिसी समझ में नहीं आई तो आप क्या करोगे, आप विरोध करोगे उसका, और विरोध करने के लिए आप नारे लगाओगे, लिखित में आश्वासन दोगे। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत बनता है। ठीक है, नेशनल यूनिटी एंड कह सकते हैं आप इंटीग्रिटी। ठीक है, संचार के माध्यम से आप हर एक व्यक्ति से जुड़े हो, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो। एक नेशनलिटी, उसके अंदर जब राष्ट्रीयता की भावना है कि 15 अगस्त पर हमको हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, बाकी दिन भले हम ना करें, क्योंकि 15 अगस्त के दिन तो झंडे सबके हाथों में दिखते हैं, लेकिन अगले दिन कुछ झंडे इधर उधर डले हुए मिलते हैं। हो सकता है मानसिकता वैसी हम लोगों की। खैर, मैंने वो अंडमान वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, समझ में आया ना। ठीक वैसे ही कम्युनिकेशन से हम एकजुट रहते हैं, हम संवाद कर सकते हैं एक दूसरे से। हाँ, वो बात अलग है, भारत में थोड़ी लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम होती है, दक्षिण में जाओगे तो वहां की अलग भाषाएं चलती है अलग अलग राज्यों में, पूर्व के राज्यों में आप जाओगे, ठीक है, हाँ वहां अलग समस्याएं आती है, तो ये थोड़ी दिक्कत है। पर फिर भी
एक यूनिटी बनी रहती है भाषा से हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम से। लेकिन अब भाषा की बात नहीं चले, कम्युनिकेशन हम ट्रांसलेट करके कम्युनिकेशन कर ही सकते हैं। हम विश्व से किसी भी देश से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं। कैसे हो रहा है? कम्युनिकेशन के माध्यम से हो रहा है। ठीक है। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अगला लिख लीजिए आप, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अर्थात कम्युनिकेशन के माध्यम से आर्थिक विकास। अभी मैंने लास्ट पॉइंट समझाया था आपको, आर्थिक विकास भी होता है बिना अब मान ली मैं भारत का रहने वाला हूँ, मेरी एक कंपनी है मध्य प्रदेश की किसी एक जगह पर, लेकिन मुझे एक हींग मंगाना है, तो वो कहाँ से आती है? वो तजाकिस्तान से आती है। मेनली आपके पास जितनी भी हमारे पास हींगे आती हैं। अब जब मेरा वहां कम्युनिकेट नहीं होगा वहां के व्यापारियों से, तब तक मैं कैसे अपना व्यापार कर? मैं तो हींग का व्यापारी हूँ, भारत में तो हींग होती नहीं है, थोड़ी बहुत होती है लद्दाख साइड, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। हींग बहुत खाई जाती है हमारे यहाँ पे, कंजम्पशन अच्छा होता है हींग का, जिसे हम वासना भी कहते हैं। अब उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? या तो मैं तजाकिस्तान का विजिट करूंगा, वहां कम्युनिकेट करूंगा, वहां के व्यापारी से संबंध स्थापित करूंगा, फिर वहां से मैं वो चीजें इंपोर्ट यहाँ पे करूंगा और फिर मैं अपना हींग का व्यापार करूंगा। तो इसलिए कहा जाता है कि यह आर्थिक चीजों में इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षा और जागरूकता लिख लीजिए, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम समाज की कई सारी कुरीतियों के खिलाफ प्रकल्प चला सकते हैं। जैसे एक समय सती प्रथा जैसी परंपरा भारत में हुआ करती थी, बाल विवाह जैसे आज भी बाल विवाह होते हैं, विरोध होता है, पुलिस पहुंचती है, विवाह रुकवाती है, अरेस्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें होती है। ये कैसे हो रहा है? ये अवेयरनेस के कारण हो रहा है, ये एजुकेशन के कारण हो रहा है कि भाई बाल विवाह सही नहीं है। बहुत सारी आगे चलकर फिर यौन संबंधी समस्याएं या प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वुमेन्स को होती हैं, शारीरिक बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं आगे चलकर। तो बाल विवाह सही नहीं है, एक परिपक्वता की उम्र में ही बाल विवाह होना चाहिए। सती प्रथा क्यों जला दिया जाएगा? एक महिला को अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसी की चिता पर क्यों चलाया जाएगा? ये कोई सेंस नहीं बैठता, ये एक कुप्रथा है, इसको समाप्त करना चाहिए। इसको समाप्त होगा तो फिर विधवा विवाह भी कभी प्रचार की भाई विधवाओं का जीवन सिर्फ उनके पति की मृत्यु के बाद समाप्त थोड़ी हो जाता है। आवाज आ रही है ना? ऐसी आती है बीच बीच में आवाज है, थोड़ा रुक जाओ, इसको निकल जाने दो। चलो कम्युनिकेट कर ले, शांत होगी, शायद निकल गई होगी। देखो शिक्षा और जागरूकता की वही बात। अब मान लीजिए किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई, तो क्या आप उससे वो जब वो विधवा कहलाती है हमारे यहाँ पे ना, वेवा कहते हैं उसको, तो क्या उसे अधिकार नहीं है अपना पुनः अपना जीवन प्राप्त करने का? चलो निकल जाने देते हैं इसका तो क्या उसे अधिकार नहीं है अपने पुनः अपने सांसारिक अपने सामाजिक जीवन को जीवन निर्वाह करने का? तो फिर हम विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया जा रहा है समाज की, भैया सिर्फ विधवाओं के पति के मर। अब तो ये बहुत कम चीजें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब तो बहुत कम, पर ये सब कैसे हो रहा है? ये सब एजुकेशन के कारण हो रहा है। अगर एजुकेशन नहीं होती तो वही अंधविश्वास अगर एजुकेशन नहीं होती तो फिर वही सब चीजें चलती, फिर वही सब होता। इससे क्या हो रहा? व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता, लोकतंत्र आया, ये सारी चीजें इसमें। तो ये सब कैसे हो रहा है? आपका कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन यानी शिक्षा, तो शिक्षा और जागरूकता के कारण ये सारी चीजें आगे बढ़ रही है। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक कुरीतियों के विषय में हो, प्रौद्योगिकी के विषय में हो। ऐसे कि दक्षिण के लोग ये मानते थे कि आप समुद्र पार करके नहीं जाएंगे वरना ये पाप माना जाता था। ठीक है, रामानुजाचार्य से जुड़ी एक स्टोरी भी आप सुनेंगे, उनको पढ़ेंगे, देखिए समझ में आ जाएगा कितने बड़े गणितज्ञ को भी कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा था इन सबका। क्लियर? चलिए, आपदा और प्रबंधन राहत। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम मौसम विभाग कोई भी जानकारी देखता है तो हम क्या करते हैं? जीवन को बचाने के अलर्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से हट जाइए, बारिश होने वाली है। ये भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है ना, इन्फॉर्मेशन किया जा रहा। तो ये सब कार्य आपके मास कम्युनिकेशन के होते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पीपल्स को हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कम से कम लोग नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा पीपल्स को दे रहे हैं। कुछ सीमाएं होती हैं, आप लिख लीजिए। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या क्या लिमिटेशंस होती है मास कम्युनिकेशन की? एक एक करके आप नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1 लिखिए वन वे कम्युनिकेशन, मैंने अभी समझाया था। देखिए मैंने अभी इसको अच्छे से भी समझा चुका हूँ ना, डबल से आप समझने की आवश्यकता नहीं होगी। वन वे कम्युनिकेशन लिख लीजिए। रिसीवर की बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष इसमें भूमिका नहीं होती, आमने सामने का संवाद इसमें होता ही नहीं है मास कम्युनिकेशन में। कारण यही है, एक मैंने आपको बताया था भ्रम और अफवाहें फैलना, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इसमें फैलती हैं। मैंने एग्जांपल टिकटॉक का दिया था आपको, और जैसे एक धार्मिक उपद्रव, सामाजिक उपद्रव का एक एग्जांपल मैंने दिया था
एक कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। इससे हमारे जो इससे हमारी जो कह सकते हैं आप इसको, जो भी विदेशी मीडिया होती है या ग्लोबल इंटेंट के माध्यम से हमारे कल्चर को भी इस पे इफेक्ट किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। और आर्थिक वर्चस्व बढ़ता है। विज्ञापन वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अच्छा बचाने के लिए किसी भी हद पर जा सकती हैं। क्लियर, जैसे कि एक वो परफ्यूम की एड आती है, आपने देखी होगी, परफ्यूम की एड आती है, एक लड़का परफ्यूम लगा के निकलता है और लड़कियां 4 5 6 लड़कियां उससे खींची हुई चली जाती है। अब मुझे ये बताओ, परफ्यूम लगाने से ऐसा कुछ होता है क्या? परफ्यूम लगाने से ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। 4 5 लड़कियां बोलो, एक का तो मान भी लेता, चलो ठीक है, हो सकता है उसे सुगंध की कोई सी बीमारी होगी, पर 4 5 लड़कियां एक साथ एक लड़की पीछे सिर्फ परफ्यूम की उस स्मेल पे चली जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, आर्थिक बजट वो कंपनी बना लेगी और लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अरे यार, ड्यू मारो, निकल लो यहाँ से, देखो लड़कियां पीछे पड़ेंगी, अच्छी अच्छी लड़कियां हमारे पीछे। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में। और एक चीज है सभी तक पहुंचना। अब जैसे कि मान के चलिए, एक कह सकते हैं आप लिमिटेड एक्सेबिलिटीज, लिख लीजिए आप अगला, लिमिटेड एक्सेबिलिटीज, अर्थात मास कम्युनिकेशन हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता जिसके पास मोबाइल होगा। अब कुछ गरीब ऐसे होंगे, कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास तो वो भी नहीं है ही नहीं है, क्या करेंगे? मोबाइल ही नहीं, कीपैड चलाते हैं वो, तो कीपैड में कहाँ से आप उनको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे? घर में टीवी है नहीं है, रेडियो भी नहीं है, मान के चलिए है, स्थिति आज भी ऐसी है। अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब ही नहीं सभी हमारे जैसे। आज भी मैंने देखा है बहुत ग्रामीणों में बहुत ज्यादा बेकार स्थिति है, उनके पास खुद का कॉल करने के लिए भी नहीं होते। मैं जब 108 में, जब मैं इमरजेंसी सर्विसेज में काम करता था, तब हमारे पास कुछ कॉल्स ऐसे आते थे, जब हम उसको एनालिसिस, कुछ केस ऐसी कैजुअलिटीज हो जाती थी, तो जब उसका जब एनालिसिस किया जाता समझ में आता था कि उस व्यक्ति के पास 108 में कॉल करने के लिए भी मोबाइल नहीं था। मैं सुपरवाइजर था, टीम लीडर था, ट्रेनर था वहां पे, तो हम इस चीजों को जब ऑब्जर्व किया जाता था तो बड़ा दुख होता था कि आज भी भारत में ऐसी स्थिति है कि किसी के पास कीपैड फोन भी नहीं है। तो ये चीजें भी आती हैं। आप इसका कुछ, इसका आप कह सकते हैं मैनिपुलेशन भी किया जाता है, पॉलिटिक्स के द्वारा मैनिपुलेशन मास कम्युनिकेशन का। अपनी अपनी पीआर टीम बैठा रखी है, हजारों बच्चे, किसी भी चीज को उनको ट्रेंड कराना हो तो लगे उधर से हैशटैग चलाने के लिए। इसलिए किसी भी सोशल, आईसीटी में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं इन चीजों को। वही ऑप्शन विकल्प मैं आपको बता देता हूँ कि सोशल मीडिया पर चलने वाली किसी भी चीज पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ कुछ भी चलाया जा सकता है, ठीक है, कुछ भी बताया जा सकता है, कोई सेंस नहीं होगा उसके अंतर्गत, कुछ भी चलेगा वहां पे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? मान लीजिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी है, सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में हजारों लाखों पोस्ट करा दिए जाएंगे। आम आदमी को लगेगा अरे इस पे इतने लाइक्स आ रहा है, इतने व्यूज आ रहा है, इतने कमेंट आ रहा है, मतलब ये चीज असली है, वैलिड है। आम जनता तो मूर्ख है ना यार, उनको क्या मतलब, ये सब इतना दिमाग लगाते ही नहीं है वो लोग किसी भी चीज को सही गलत समझने से पहले। इसलिए जितने भी ये पॉलिटिक्स नेता वगैरह ये सब चीजें चलती रहती है, बहुत ज्यादा अच्छे से बिलीव नहीं करना है इनको। मार्केटिंग वाली कंपनियों पर बिलीव नहीं करना है बिल्कुल। ये आपको कुछ भी कर सकती है, ये तो 1 1 घंटे में BMW दिलवा देती है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट आप टॉपिक लिख लीजिए, हॉट मीडिया। क्या लिखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों? हॉट मीडिया क्या होती है हम समझ, ये भी मास कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है, हॉट मीडिया अलग से हम इसको समझ लेते हैं। हॉट मीडिया, हॉट मीडिया को हॉटी मीडिया लिख लेना, गरम मीडिया मत लिख लेना। ठीक है, चलिए, हॉट मीडिया होती क्या है? देखो, हॉट मीडिया एक ऐसा संचार मीडिया होता है जिसमें बहुत अधिक इंफॉर्मेशन होती हैं, विवरण होता है, श्रोता और दर्शक तक की इसमें बहुत ज्यादा कम भागीदारी थी। 3 4 पॉइंट है, बड़े लेवल पर होता है, ठीक है, यानी हाई डेफिनेशन। इस एक बड़ी इसमें लिख लेना, ये पूछा गया है, हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, ठीक है। लेस लेस पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन किसका पूछा जा रहा है यहाँ पे? रिसीवर का पूछा जा रहा है, ठीक है।
हाई डेफिनेशन लेस पार्टिसिपेशन होती है, वन वे होता है, लिख लीजिए, ये इसकी विशेषता है, यही इसकी खासियत है। हाई डेफिनेशन बड़े स्तर पर ये कह सकते हैं, इसमें हाई क्वालिटी या उच्च गुणवत्ता वाले जो भी संदेश होते हैं वो सब इसमें जाते हैं। लेस पार्टिसिपेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, प्रत्यक्ष भागीदारी श्रोता की नहीं होती। लगभग वही चीजें मिलेंगी, बस थोड़ी सी इसमें डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, और क्या, कंप्लीट मैसेज, कंप्लीट मैसेज, ठीक है। और क्या है साहब, और देखिए एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इसका पड़ता है। क्यों? क्योंकि हाई डेफिनेशन की वजह से स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। चलिए इसमें आप लीजिए, उच्च गुणवत्ता के कारण और डिस्क्रिप्शन के आधार पर इसमें जो उसका इम्पैक्ट होता है ना, बड़े ही गहरे लेवल पर जाता है। इसके एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। कुछ नहीं है यार, वही सब चीजें हैं, रिपीटेशन। इसमें आ जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका प्रिंट मीडिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट पे बात की जाती है। प्रिंट मीडिया हो गया आपका, रेडियो हो चुके, रेडियो हो जाएगा, फिल्म्स हो जाएगी एक, ठीक है, और फोटोग्राफी वगैरह भी इसमें आ जाती है। फोटो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है हमारा ये, ठीक है, फोटोग्राफी, ये सारी की सारी चीजें हॉट मीडिया में आ जाती हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? देखो, हॉट मीडिया का समाज पर तीव्र और गहरा इफेक्ट डालते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें संदेश अत्यधिक सुस्पष्ट और पूर्ण होता है। दर्शक श्रोता को सोचने की बजाय केवल ग्रहण करना पड़ता है, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें आपके जो रिसीवर्स होते हैं ना, इसकी बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होती। वो सीधा आपके पास मैसेज आएगा, सुन लेगा, उसके काम का होगा तो थोड़ा उसको ध्यान में रख लेगा, वरना इग्नोर कर देगा। क्लियर? मतलब सुन के रह जाएगा, इसलिए ये आपका हॉट मीडिया आता है। इसी प्रकार इसका एक अपोजिट आता है, कूल मीडिया। ये क्या होता है ये भी मैं आपको यहीं पे यहीं समझा देता हूँ। देखिए, कूल मीडिया लिख लीजिए, कूल मीडिया साइड में, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, कूल मीडिया थोड़ा सा अपोजिट होता है। इसमें क्या होती है? लो डेफिनेशन होती है, कम स्पष्टता इसमें होती है। पहला इसमें लिखिएगा लो डेफिनेशन, ठीक है, अर्थात स्पष्टता इसमें कम होती है, क्लियरिटी इसमें थोड़ी सी कम होती। इसमें जो आपका पार्टिसिपेशन होता है ना, वो हाई होता है, हाई पार्टिसिपेशन कह लीजिए, या बहुत ज्यादा मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इसमें कह लीजिए, ठीक है। प्रेषक जो श्रोता रहेगा वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। क्यों? इसमें सूचना पूर्ण रूप से नहीं दी जाती, यानी इसमें आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे कि आजकल आपने कभी नॉवेल्स पढ़े हो, थोड़ी यथार्थवादी मूवी देखी हो, कभी कभी एक एक पार्ट आते हैं कोई सी मूवी के, अब उसको वहां खत्म कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे अब इसमें आगे क्या होगा। अभी कोई सी आपने मूवी देखी है क्या इस जिसके 2 पार्ट बने हो? ऐसी कोई मूवी आई हो? मुझे याद नहीं आ रही अभी कोई सी ऐसी मूवी। होगी यार कोई सी, बहुत सारी मूवी आती है जिसके 2 पार्ट बनते हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 को वहां खत्म कर दिया जाता। बाहुबली आया था, बाहुबली पार्ट 1 में यही पता कि आखिर कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। चलो यार, बड़ा एग्जांपल याद आ गया, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पहले पार्ट में ये सस्पेंस दे दिया। अब अगले पार्ट में, अब आप इसमें सोच रहे हो, विचार करो कि कट्टप्पा ने क्यों मारा होगा, कि क्या होगा यार, वो तो उसका साथी व्यक्ति था, उसकी प्रजा का उसका व्यक्ति था, मामू जानते हो उसके, फिर भी कैसे मार दिया उसको। तो एक आधा मैसेज दे दिया, अब आधा अगले पार्ट में देंगे हम। अब ये आता है आपका कूल मीडिया में, ठीक है, समझ में आ गया। आधी अधूरी सूचना दी जाती है इसमें। लो डेफिनेशन होता है, अर्थात सीमित होता है, कम स्पष्टता होती है, लो डेफिनेशन होती है, ठीक है। इस वजह से, लो डेफिनेशन की वजह से जो आपका पार्टिसिपेशन होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो श्रोता होता है वो एकदम कंसेंट होके उसमें इन्वॉल्व यानी एक्टिव रहता है, ठीक है। मोर लिख लीजिए, मोर पार्टिसिपेशन या हाई पार्टिसिपेशन। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसमें कूल मीडिया में? एक आप इसमें लिख लीजिए इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ होता है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, अर्थात इसमें आपका जो सेंडर है और रिसीवर है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में एक सहभागी अधिक बन सकती है। दोनों के बीच में कम्युनिकेट होने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी इसमें, ठीक है।
इमेजिनेशन पे बहुत ज्यादा होगा। अब मैंने अभी बताया ना आपको, अब आप इमेजिनेशन करोगे कि यार हो सकता है कट्टप्पा दुश्मनों के साथ मिल गया हो, या कुछ को लालच आ गया हो कि मैं ही राजा बनूंगा बाहुबली के मार, कुछ भी हो सकता है ना। तो इमेजिनेशन, कल्पना और व्याख्या, इसमें इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा भाई साहब स्लो, ठीक है। क्यों? इस वजह से, लो डिफिनेशन की वजह से मध्यम धीरे धीरे परोक्ष रूप से प्रभाव डालता है। एग्जाम्पल अब इसके हम नोट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, टेलीफोन, ठीक है। डायरेक्ट इन्वॉल्व में है टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीविजन। हाँ, कॉमिक्स एक इसमें बहुत आती है, इसमें कार्टून्स मैगजीन्स बहुत आती हैं, कार्टून्स मैगजीन्स कॉमिक्स, जितनी भी ये सब आपकी, वो सब इसकी एग्जांपल बहुत माने जाते हैं कॉमिक्स में। क्यों? छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, स्पष्टता बहुत बहुत कम होती है, इस वजह से सीधे हम इनको पढ़ने में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन नोवेल पढ़ने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है आपको, ठीक है। सेमिनार होगा इसमें आपके, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल लिख लिया था ना आपने, इमेजिनेशन, कि नहीं लिखा? चलो यहां लिख देता हूं मैं, इमेजिनेशंस, ठीक है। तो ये थे आपके हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। अब इसमें पढ़ लेना, नोट्स में दिए हैं थोड़े, इनको मैंने समझ में वही चीजें हैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात है इसमें कोई भी है नहीं। मैंने टेबल भी बना दिया अलग अलग इसमें, ठीक है। विकास कैसे हुआ संचार का, एक मिनट देख लेते, समय क्या हो गया अपना। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ, अब मुझे लगता है अब हम कम्युनिकेशन में जाता, ये हमारी लास्ट ही क्लास हो सकती है आज, तो ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत चीजें कवर कर ली हैं, और कुछ चीजें हैं वो मैं नोट्स में दे दूंगा, तो वहां से पढ़ लेना। समझने वाली चीजें हम लगभग लगभग समझ ही चुके हैं। अब देखो संचार का विकास कैसे, ये थोड़ा सा जरूर समझ लेते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एवोल्यूशन ऑफ मास कम्युनिकेशन। एवोल्यूशन ऑफ मास कम्युनिकेशन अर्थात, समझ लेते हैं इसको। समझ में तो आ रहा ना, सिर्फ मैं अकेला पढ़ाता जा रहा हूँ ऐसा तो नहीं है ना? बताते चलना, मुझे कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, बस कुछ ही लोग करते हैं, तो मुझे सभी लोग किया करो, जो जो लोग क्लास देखते हैं। देखो, संचार का विकास सबसे पहले कैसे हुआ? अब आप प्रारंभ में जाओगे तो कैसे हुआ होगा? ओरल के माध्यम से होगा, तो इसमें हम कह सकते हैं ओरल ट्रेडिशन, है ना, यानी मौखिक रूप से ना कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, मौखिक परंपरा इसको कह सकते हैं। पहले यही परंपराएं चलती थी, आप बोलकर ही कम्युनिकेट किए जाते थे। पहले हम हायर एजुकेशन में हम लोग पढ़ चुके कि पहले शिक्षा कैसे दी जाती थी, इसी माध्यम में दी जाती थी ना, ओरल के माध्यम से चीजें वहां रटवाई जाती थी, उनको याद कराई जाती थी बार बार बुलवा कर, क्योंकि लिखित में इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, तो ओरल माध्यम से दी जाती थी आपके पास। ठीक है, फिर आता है उसमें फिर लिखित, यानी कि आप जिसको कह सकते हैं राइट मीडिया। जब न्यूज़पेपर का विकास हुआ, जब कागज का विकास हुआ, तब हम इंफॉर्मेशन को लिखित फॉर्म में देने लगे। ठीक है, लिखित माध्यम में कम्युनिकेशन होने लगा। फिर पत्र व्यवहार चार हुआ, पत्र व्यवहार पहले कागज के कपड़े पे भी लिखा जाता था, जब भाषा, जब लिपि बनी होंगी। ठीक है, जब भाषा का विकास हुआ होगा, किसी भी लिपि बनी होगी, हमारी जैसे देवनागरी लिपि मानी जाती है, संस्कृत चलती थी पहले हमारे देश में, तो कागज पे उन अक्षरों को उतार दिया जाता था स्याही के माध्यम से। ठीक है, फिर कागज का विकास आया, उन्हीं से पत्राचार। आपने देखा हो किसी पुराने जब सीरियल्स आते तो वो एक दरबार आता है, वो कागज ऐसे खोलता, उसमें वो संदेश लिखा होता था, कागज सॉरी कपड़े के ऊपर संदेश लिखा होता था। आज भी हम शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं, बहुत सारे पेम्पलेट कागज के उस पर कपड़े पर बने होते हैं, संदेश छपे होते हैं, तो उन सबसे कम्युनिकेट किया जाता था। क्लियर? और फिर इसके बाद लिखित माध्यम में यहाँ अपन कह सकते हैं इसको, जिसे हमारी पांडुलिपियां होती थी, इसमें हाँ एग्जाम्पल, आप मैं एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, सही रहेगा आपके पास। पांडुलिपियां, पांडुलिपियां ये लकड़ी के उस पर लिखी जाती थी, मेनली लकड़ी के जो होते थे उस पर लिखी जाती थी, पट्टियां होती थी, उन पर संदेश को लिखा जाता था। ठीक है, वृक्ष की छाल, वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था। ठीक है,
और किस पर लिखा जाता था, कपड़ों पर भी लिखा जाता था मेनली ये आपके मान, और हाँ शिलालेखों पर भी, तो यानी चट्टानों पर आप भीमबेटका जाइए कभी या एलोरा जाइए, वहां आपको ऐसे शिलालेख देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। जो पुराने जो आदि मानव जाति या उससे पहले की सभ्यता के समय के मिलेंगे, तो आपको इन सब चीजों का यूज किया जाता था। फिर आता है मुद्रण, फिर आता है प्रिंटिंग। आपका क्या आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया में आ जाएगा आपका न्यूज़पेपर, ठीक है, छपाई वाला जो काम आएगा। इसमें आप एग्जांपल लिख लीजिए, ये कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में, है ना। एक नाम में यहाँ नोट करवा देता हूँ, आपके मैंने नोट्स में भी दिए, पर आप यहाँ भी आप लिख लें, गुटेनबर्ग का। ये पूछा गया गुटेनबर्ग। और ये सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं विकास के आधार पर। क्रोनोलॉजी में जब पूछ लिए जाएंगे तो आपको क्रम से ही सभी चीजों को अच्छे से जमाना है, ठीक है। इन्होंने गुटेनबर्ग से 15वीं शताब्दी में छापे खाने का आविष्कार किया था, ठीक है, जो कि जनसंचार की सबसे बड़ी क्रांति साहित्य, इसमें किताबें, अखबार वगैरह ये सब छपाई, पत्रिका बड़े पैमाने पर प्रकाशित होने लगी थी। इसमें याद रखना गुटेनबर्ग का, जिन्होंने, कह सकते हैं आप इसको छपाई मशीन कहते हैं, क्या कहते हैं उन सबको, जहाँ अखबार वगैरह बनते हैं, कारखाना, छपाई कारखाना, प्रिंटिंग प्रेस, कुछ भी कह लीजिए, बस मैंने इसे याद रखना गुटेनबर्ग, बस आप इसमें अच्छे से इनका नाम याद रखना, ठीक है। समझ में आएगा आपको, जोहान्स गुटेनबर्ग नाम आ जाएगा तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको प्रिंटिंग एरा भी कहते हैं, ठीक है। जो प्रिंटिंग प्रेस लिख लीजिए, ये जो प्रिंटिंग प्रेस। अब देखो इसमें समझने वाली चीज है नहीं, अब कम्युनिकेशन में ज्यादा मैक्सिमम चीजें हम समझ चुके हैं, अब तो सीधे सीधे फैक्ट है, फैक्ट याद करना। और यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं भैया, इस बार प्रश्न पूछे गए थे फिल्मों के नाम मैंने लिख दिए हैं, बहुत सारी फिल्मों के नाम दे दिए, आप नोट्स में पढ़ लेना, ठीक है। बस ये समझने वाले। फिर एक इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आता है। किसका आता है प्रिय विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आता है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आएगा तो सब इसमें ये आता है लगभग 1920वीं शताब्दी के बाद, समय 19 से 20वीं शताब्दी में ना, 19 से 20वीं शताब्दी। इनकी एज भी मैंने अलग अलग दे दी है, चार्ट बना दिया, आप वहां से नोट्स में देख लेना, नोट्स भी आज ही डाल दूंगा। क्लियर, आज या कल कंप्लीट नोट्स डल जाएंगे। पार्ट 1 तो डाल ही चुका हूँ, मैं भी कल आपको कंप्लीट नोट्स कम्युनिकेशन के दे दूंगा मैं ना। अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें समझने वाली है नहीं, बाकी कुछ चीजें मैं ऐड कर दूंगा, वहां से इसमें पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आ जाएगी आपकी रेडियो, टेलीविजन वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा जो भी आ जाएगी। फिर इसमें लास्ट आता है आपका डिजिटल युग। डिजिटल युग में सोशल मीडिया इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अगर कभी क्रोनोलॉजी में पूछ लिया तो उसको डिजिटल मीडिया के इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद ही आप उसको रखना है, ठीक है। डिजिटल एरा या डिजिटल एज ऑफ डिजिटल एज, कुछ भी कह लीजिए। इसमें आपके आ जाएगा कंप्यूटर, आ जाएगा मोबाइल, आ जाएगा मोबाइल वगैरह सब इसी में आएंगे आपके डिजिटल वाले एरा में, याद रखना। स्मार्टफोन की बात करो, एंड्रॉइड स्मार्टफोन की बात करो, ये सब सोशल मीडिया वगैरह सब इसी में आ जाएंगे, जिन्होंने जनसंचार को एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा दिया। अलग अलग टेबल्स मैंने बता दी हैं इसमें, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए कुछ एग्जांपल है, कुछ फैक्ट और निकाल देता हूं मैं आपको यहाँ पर, कुछ आप लिख लीजिए, ठीक है। भारत के संबंध में प्रश्न पूछे गए। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र, ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये ऐसी चीजें पूछी जाती हैं यार कम्युनिकेशन में, क्या करें, करना पड़ेगा यार, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसको हिक्की गजट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिक्की गजट, ठीक है। हिक्की गजट, ये इसको बंगाल गजट भी, हिक्की गजट या बंगाल गजट कहा जाता है इसको। बंगाल आ जाए या हिक्की आ जाए, अच्छे से नाम याद रख लेना, बंगाल गजट कहा जाता है। कब हुआ था, इसकी ईयर याद रख लेना, ठीक है। ये हुआ था आपका 1780 में लगभग, जब अंग्रेजों के समय में प्रारंभ हुआ था। 1780 में भारत में पहला अखबार हमारा बन चुका था, ठीक है। ये इसके फाउंडर थे जेम्स ऑगस्टिन हिक्की, उन्हीं के नाम पे जेम्स ऑगस्टिन है शायद, ना, जेम्स ऑगस्टिन। जेम्स ऑगस्टिन हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस है,
क्या लिखा है? ऑगस्टस। लाइट भी गई, वैसे लगभग लगभग हो भी गया अपनी क्लास। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, स्थान कहाँ था? बंगाल है तो स्वाभाविक है। सबसे पहली रेसिडेंसी कहाँ थी अंग्रेजों की? तो कलकत्ता ही थी। ठीक है, कलकत्ता आप इसमें नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, भाषा कौन सी थी इसकी? लैंग्वेज अंग्रेजी का अखबार हुआ, अंग्रेजों ने निकाला तो स्वाभाविक हिंदी तो होगा ही नहीं, अंग्रेजी अखबार हुआ करता था। ठीक है, और पहला अखबार माना जाता है, ये हमारा पहला प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है। और मैंने बहुत सारी देखी, अब सुनिए मेरी बात, क्लास करने से कोई मतलब नहीं है, समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा है नहीं है। लिस्ट मैंने दे दी है, हम नेक्स्ट यूनिट प्रारंभ करेंगे। कम्युनिकेशन समाप्त करते हैं इसी क्लास के साथ, अब कुछ हम पढ़ने वाले हैं नहीं है कम्युनिकेशन में। नोट्स में मैंने लिस्ट दे दी है, बहुत सारी टेबल्स बना दी हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, मैं देखा जैसे कि मैंने पत्रकारिता का काल विभाजन किया है। भारत की पहली फिल्म थी आपकी राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के ने जिसको प्रारंभ की थी, ये इस बार पूछा गया। राजा हरिश्चंद्र फिल्म पूछी गई थी, आलम आरा इस बार पूछा गया था। मैंने बताया पहले भी आपके पास बहुत सारी फिल्म है, मदर इंडिया, शोले, कुर्बानी, इनकी डेट ईयर दे दी, क्योंकि इसमें आपको टॉकीज आधार पर मैंने एक वो बना दी है, स्वतंत्रता के बाद कौन सी फिल्म आती है, टाकीज के समय कौन सी फिल्म आती है, आलम आरा आती है। ठीक है, मूक सिनेमा आती है, हमारी पहली बिना बोलती फिल्म, जिसमें बोला नहीं जाता था, जैसे कि मैंने बताया आपको राजा हरिश्चंद्र और लंका दहन। इनकी फिल्मों के सभी के नाम और सभी की ईयर अच्छे से याद कर लेना यार। ठीक है, नाम और ईयर अच्छे से याद कर लेना। कुछ मैंने पश्चिमी सिनेमाएं भी लिखी है ना। ठीक है, चार्ली चैपलिन की आती है, द काइट आती है, जर्मन साइंस है आपकी, हॉली गॉन विद द वाइंड है, ये बहुत पुरानी 1903 की एक फिल्म इस बार पूछी गई थी, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, ये फिल्में पूछी गई हैं, ये इस बार बहुत पूछी गई है मूवीज। लिस्ट दे दी है मैंने, बहुत सारी दे दी है, लगभग लगभग आपके सभी प्रश्न वहां से बन जाएंगे। कुछ मैंने भारतीय सिनेमाएं भी दे दी है, लगभग 10-15 फेमस फेमस। ठीक है, जैसे कि मेरे पास पीपीटी रखी हुई है, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, किसान कन्या, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगल आजम पूछी गई थी, आलम आरा पूछा गया है, ये ज्यादा पूछी जाती है, राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या पूछी गई थी। इनकी यार अच्छे से याद रख लेना, पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी हमारी, किसान कन्या थी। ठीक है, ये सारी चीजें क्वेश्चन आते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अच्छे से इनकी एक लिस्ट में दे दूंगा ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। फिर सिंपल सिंपल ब्रॉडकास्टिंग वगैरह है। ठीक है, भारत में पहली बार रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1923 में हुई थी। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्लब, ऑल इंडिया रेडियो कब स्थापित हुआ, आकाशवाणी में कब परिवर्तन हुआ, ये सब भी मैंने दे दिया उसमें। ठीक है, टेलीविजन कब प्रारंभ हुआ? 1959 में दिल्ली में हुआ था पहला टेलीविजन प्रसारण। ठीक है, रंगीन प्रसारण कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ठीक है, कलर ट्रांसमिशन कब हुआ था? भारत में इंटरनेट लगभग 15 अगस्त 1995 के समय आया था ना, बीएसएनएल के माध्यम से हुआ था हमारे यहाँ पर। तो कुछ चीजें ये दी हैं, आप वहां से नोट से पढ़ लेना, डिजिटल क्रांति वगैरह ये सारी चीजें फैक्ट वाली, अब वहां से पढ़ लेना, इसको समझने की आवश्यकता नहीं, मैक्सिमम चीज हम कम्युनिकेशन में समझ चुके हैं। ठीक है, कुछ और चीजें मैंने दी हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं मास कम्युनिकेशन मीडिया से। अब आप मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें क्लास करने की आवश्यकता है यार, आप समझ के पढ़ लीजिए। ठीक है, या फिर ऐसा करेंगे, एक क्लास ले लूंगा पीपीटी पे माध्यम से, सारा सारा कवर कर, एक क्लास और ले लेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, पीपीटी पे ले लूंगा मैं क्लास, कल की जो क्लास और ले लेंगे मास कम्युनिकेशन पे, तो ये चीजें मैं उसमें आपको दिखा दूंगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे इनको पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब तक लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए और ऐसी खूब सारी मेहनत करती रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, जय इन सभी साथियों को।